रिबर्थ ऑफ क्वीन गर्ल एपिसोड 10। अब तक बस हुआ। अब अगर वो दोनों हमको ड्रग्स की लोकेशन नहीं बता रहे हैं तो उनको उनके सही अंजाम पर पहुंचा दो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन दोनों के ऊपर बर्बाद करें। वैसे भी इन दोनों के गायब हो जाने से पूरी पुलिस फोर्स और बाकी के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट हो गई है। हर जगह पर इन चारों की खोज शुरू है। उन लोगों को इस जगह के बारे में पता लगने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आज रात को इनका किस्सा खत्म करो, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और रही बात ड्रग्स के बारे में जानने की, तो उसके बारे में पता लगाने के और भी तरीके हैं। तो तुम अपने लोगों को बता दो, हम आज रात को ये जगह खाली करके दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ये पर रुकना हमारे लिए सेफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर मिस्टीरियस पर्सन बॉस की तरफ देखकर कहता है, और उन दोनों को क्या करना है इस बारे में तो मुझे तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बॉस मिस्टीरियस पर्सन की बात पर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उन चारों को ठिकाने लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर बॉस वहां से चला जाता है। और बॉस के जाने के बाद मिस्टीरियस पर्सन अपनी सिगरेट की कस बढ़ते हुए सोच में डूब जाता है। अब आगे बॉस अपने चार साथियों को मिस्टीरियस पर्सन के प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उन चारों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ए कहता है, बॉस हम एक काम करते हैं, उन चारों को एक कमरे में शिफ्ट कराते हैं और उसके बाद उनको हम अपने स्टाइल में टॉर्चर करेंगे और फिर बाद में हम ये जगह को छोड़कर जा ही रहे हैं तो इस जगह पर हमारे होने के सभी सबूत को भी मिटाना होगा, तो उन चारों के साथ हम उस जगह को ही बम से उड़ा देंगे। क्या कहते हो बॉस, कैसा लगा मेरा प्लान? उद्धरण चिन्ह। बॉस और बाकी के तीन साथी जब एक ही बारे सुनते हैं तो इन चारों के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर ये अपने चेहरे पर प्राउड स्माइल लेट हुए कहता है, आप सबके चेहरे को देखकर और खास बॉस और तुम तीनों के होठों पर जो हमारे गैंग की सिग्नेचर स्माइल देखकर ही मैं समझ गया कि तुम सब मेरी बात से अग्री कर रहे हो। तो चलो बिना टाइम गवाए अपने काम पर लगते हैं। वैसे भी बिग बॉस मिस्टीरियस पर्सन के कहे अनुसार हम सबको जल्द ही ये जगह खाली करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। बॉस जो अपने साथी ए की बातें सुन रहा था और ए के चेहरे पर खिली हुई प्राउड स्माइल देखकर बॉस ए के सर पर टिप्पणी मारते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान मुझे पसंद आया, वैसे भी अब धीरे धीरे तुम लाइन पर आ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ए अपना सर सहलाकर बॉस की बात सुनकर मुंह बना लेता है, जिसे देखकर बाकी तीनों के साथ बॉस के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, पर जल्द ही वो स्माइल गायब हो जाती है और बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। चलो अब काम पर लग जाते हैं, अभी सुबह के 4 बजे हैं, सूरज उगने से पहले हमको इस जगह खाली करके सेफ जगह पर जाना है। उद्धरण चिन्ह। बॉस की बात सुनकर उन चारों के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और चारों हो अपने काम पर लग जाते हैं। अयाना और अयान के मॉम डैड को एक कमरे में लाया गया था। अयान और अयाना की मॉम अपने पतियों की हालत देखती हैं, उनके शरीर पर बने गांव को देखकर उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो दोनों ही अपनी लाला आंखों से उस कमरे में मौजूद बॉस और उनके साथियों को देखती है। बॉस और बाकी के 4 साथी जब उन दोनों को गुस्से से खुद को गुरते हुए देखते हैं तो भी कहता है, तुम दोनों हमें ऐसे क्यों गुरु रहे हो जैसे हम सबको जिंदा निगल जाओ, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में तुम दोनों अपने प्यारे पतियों के साथ भगवान को प्यारे होने वाले हो। इतना कहकर भी उन दोनों को अपने पीले दांत दिखा देता है। वही बॉस उन सब से कहता है, बस हो गया, चलो अब इन सब को एक साथ बांधो और बॉम्ब को फिट कराओ दो। बिग बॉस का मैसेज आता है, हमको कुछ ही देर में इस जग को खाली करना है। जैसे ही हम इस जगह से बाहर कदम रखेंगे वैसे ही बूम की आवाज के साथ इन चारों के साथ ये सीक्रेट बेस मिट्टी में मिल जाएगा और उसी के साथ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बॉस के कहे अनुसार बाकी के 4 जन अयाना और अयान के मॉम डैड को एक रस्सी से बांध देते हैं और उस कमरे में बॉम्ब फिट करके उस कमरे से बाहर निकलते हैं। बॉस उस कमरे से बाहर निकलने से पहले अयान और अयाना के डैड यानी कि मिस्टर ए नवीन आहूजा एंड मिस्टर के कबीर आहूजा के सामने खड़े होकर उन दोनों के चेहरे पर ठंडी बोतल उड़ेलकर उन दोनों को होश में लाकर वो अपनी लाल आंखों से उन दोनों की आंखों में देखकर कहता है, तुम दोनों को पहले ही मैंने समझाया था कि मेरे और बिग बॉस के रास्ते में मत आओ, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पर तुम दोनों मेरी बात मानो तब ना। देखो अब हमारे रास्ते में आने का अंजाम खुद तो भुगत रहे हो, साथ में तुम्हारी पत्नियां भी तुम्हारे से साथ भुगत रही है। वैसे ये अब हमारी आखिरी मुलाकात है,
तुम दोनों को ड्रग्स की लोकेशन नहीं बतानी है तो मत बताओ। उस ड्रग्स के बारे में जानने के लिए हमारे पास और भी कई रास्ते हैं, पर अगर उस ड्रग्स के बारे में जानने के लिए अगर मैंने तुम दोनों को जिंदा रखा तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। तो अब तुम लोगों को मरना होगा। वैसे अब जब तुम लोग अपनी आखिरी कुछ बची हुई सांसें ले ही रहे हो तो तुम दोनों को बता दो, तुम लोगों के जो 2-5 साल के बच्चे हैं ना, वो तुम लोगों को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। मानना पड़ेगा पर है तो सिर्फ 5 साल के, पर बड़े ही शातिर हैं। मेरे आदमियों की आंखों में दुल जोक कर निकल गए। पर कोई ना, जल्द ही तुम चारों की उन दोनों से उप मुलाकात होगी, क्योंकि वो दोनों आखिर भाग कर जाएंगे। कहा आएंगे तो इधर ही न। उद्धरण चिन्ह। और उन दोनों का जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। अभी तो बस 5 साल के हैं, फिर भी वो मेरे नाक के नीचे से भाग गए और मुझे अब तक पता नहीं चल पाया वो दोनों कहाँ पर। मेरे आदमी शहर के हर एक जगह पर है, ये तक कि इस वक्त तुम चारों को ढूंढने के लिए जो पुलिस की टीम तैनात की है, उस पूरी टीम के हर एक कदम की खबर मेरे पास है। और अंडरग्राउंड एजेंट की टीम जो खास रॉ ने तुम लोगों को खोजने के लिए सीक्रेट तरीके से भेजी है, उनके हर पल की खबर मेरे पास है। बस तुम दोनों के उस 2-5 साल के बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहता वो दोनों आगे जाकर मेरे रास्ते का बड़ा रोड़ा बने, इसीलिए उन दोनों को मरना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए बॉस की आंखों में एक अलग ही जुनून था, जिसे देखकर वो चारों ही डर जाते हैं। उन चारों को अपनी कोई फिक्र नहीं थी, पर अपने बच्चों की चिंता थी। पर वो चारों ही अपने इमोशन जकड़ ही बॉस की नज़र में आने से पहले छुपा देते हैं। मिस्टर ए बॉस की तरफ अपनी लाल आंखों से सिक अपने होठों पर हल्की सी स्माइल लाते हुए बॉस से कहते हैं, अरमान कुरैशी। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा असली नाम है ही नहीं, क्योंकि तुम तो चोरों की तरह हर बार अपनी आइडेंटिटी जो बदल कर घूमते हैं, हर पल चेहरे पर एक नया मुखौटा। थकते नहीं क्या तुम? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ए की बातें सुनकर बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, पर वो भी कुछ ही देर के लिए। उसके बाद बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन फिर एक बार पहले जैसे हो जाते हैं। मिस्टर ए अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे आज तुम्हारी आइडेंटिटी जो भी और कल जो भी होगी, हम कल जिंदा रहे या ना रहे हैं, पर एक बात अपने जेहन में जरूर डालना, तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। और रही बात हमारे बच्चों की, तो तुम अगले 100 जन्म भी ले लो तो भी तुम उन दोनों का बाल भी नहीं बाका नहीं कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ए की लास्ट वाली लाइन सुनकर बॉस के साथ उसके 4 साथी जो कब से शांति से बॉस और मिस्टर ए की बातें सुन रहे थे, उनके चेहरे पर मजाकिया स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर ए कहता है, क्या हुआ? तुमको विश्वास नहीं हो रहा? तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, वो दोनों तुम्हारे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस पार्टनर के चेहरे का मुखौटा निकलकर तुम लोगों के असली चेहरे दुनिया के सामने लेकर तुम सबको तुम्हारे बुरे कामों की सजा मिलेगी। वैसे भी बागवान के घर में देर है पर अंदर नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर ए की बातें सुनकर बॉस के साथ साथ उसके साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बॉस मिस्टर ए और बाकी के 3 लोगों की तरफ देखकर कहता है, वो 2-5 साल के बच्चे मेरे और मेरे पार्टनर के चेहरे का मुखौटा उतरेंगे और हमको हमारे कर्मों की सजा देंगे। ये तो बेहद बड़ा जोक सुनाया तुमने मिस्टर ए। हाँ हाँ हाँ, ड्रीम ऑन। तुम्हारे पीछे पीछे उन दोनों को भी जल्द ही बेच दूंगा, फिर ऊपर जाकर अपना फैमिली रीयूनियन करना। क्वोट। इतना कहकर बॉस और उसके साथी उस कमरे से निकल ही रहे था कि बाहर से गोलियां चलने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। गोलियां की आवाज सुनकर बॉस जो उस रूम से बाहर जाने के लिए निकला था, वो अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो वो मिस्टर ए और के को खुद की तरफ मुस्कुराता हुआ देखता है, जिसे देखकर बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन गहरे हो जाते हैं। बॉस को बाहर क्या हो रहा है और बाहर चल रही गोलियों के असली कारण भी समझ आता है, जिसके बाद बॉस जल्द ही उस कमरे से बाहर निकलकर अपने सब ऑर्डिनेट को ऑर्डर देकर खुद भी उनके साथ बाहर चला जाता है। सीक्रेट बेस को पूरी तरह से ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहने गार्ड ने घेर लिया था। उन सभी गार्ड के चेहरे पर एक यूनिक मास्क था। उन गार्ड के यूनिफॉर्म पर एक यूनिक कलर का लोगो था। बॉस अपने साथियों के साथ सीक्रेट बेस के बाहरी हिस्से में आता है तो उसे अपने सामने अपने आदमियों की लाशें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। बॉस अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने साथियों को अटैक करने को कहता है, साथ में खुद भी दुश्मनों और गोलियां बरसाने लगता है। बॉस की नज़र जब सामने से अपने आदमियों पर हमला करने वाले ब्लैक गार्ड पर पड़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है
क्योंकि पहले बॉस ने सीक्रेट बेस पर हमला करने वाले अटैकर को ध्यान से नहीं देखा था, पर अब जो बॉस को नज़र अटैकर के चेहरे से होते हुए उनके काले यूनिफॉर्म पर बने लोगों पर जाती है, तो बॉस की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और बॉस के मुंह से बस 2 शब्द निकलते हैं, ब्लैक आर्मी। बूस के मुंह से निकले शब्द को उसके आसपास के गार्ड सुन लेते हैं और उनका निशाना चूक जाता है, और निशाने के चूकते ही 2 गार्ड के सिर के नीचे बीच गोली लगती है। अपने गार्ड को गोली लगते ही बॉस अपने होश में आता है और सामने से चल रही गोलियों का जवाब देने लगता है। वही मिस्टीरियस पर्सन जो बाहर हो रहे हमले से बेखबर आराम से अपने कमरे में बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहा था कि तभी उसके कमरे में उसका असिस्टेंट एंटर करता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ही मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। असिस्टेंट कमरे में एंटर करता है और अपनी बढ़ती हुई सांसों को नियंत्रित करके मिस्टीरियस पर्सन से कहता है, बिग बॉस, बेस पर हमला हुआ है, हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हमारे आदमियों पर हमलावर बारी पड़ रहे हैं, अगर हम जल्द से जल्द ये से नहीं निकले तो हमारा बचना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टीरियस पर्सन अपने असिस्टेंट की बातें सुनते ही अपना हाथ साफ करके अपने जग से उठता है और उस कमरे में ही बने सीक्रेट रूम में एंटर करता है। उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट भी एंटर करता है। असिस्टेंट की बात सुन के बाद मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए थे, पर अगले ही पल वो अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेता है, जिससे इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और आगे क्या करने वाला है, इस बारे में जान पाना मुश्किल था। मिस्टीरियस पर्सन सीक्रेट रूम में एंटर कर उस रूम में लगे हुए बड़ी सी स्क्रीन के सामने आकर खड़ा होता है और पास में रखे हुए लैपटॉप पर कुछ टाइप करता है, जिससे उसके सामने की बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ वीडियो प्ले होते हैं, जो कि बेस के हर के हिस्से की लाइव फुटेज थी, जिसे देखकर मिस्टीरियस पर्सन की आंखें गहरी हो जाती है। मिस्टीरियस पर्सन के आसपास का ओरा अचानक बदल जाता है। मिस्टीरियस पर्सन का असिस्टेंट जो उसके पीछे ही था, वो जब अपने बॉस के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन और बॉस से निकलते हुए डेंजरस ओरे को महसूस करता है, तो वो बेहद देर जाता है और खुद से ही कहता है, भगवान बचा लेना, आज बॉस नहर ही हिस्से में लग रहे हैं। पता नहीं बॉस ने सीसीटीवी फुटेज में क्या देख लिया कि उनके अंदर का हैवान जाग गया। अब आगे क्या होगा और कौन अपने मौत को गले लगाया, ये आप ही जानते हो। प्लीज़ मुझे बचा लेना, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना इस हैवान के हाथ से। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी होने वाली वाइफ का क्या होगा। नहीं भगवान, प्लीज़ इस बार मुझे इस हैवान से बचा लेना। उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट डर के मारे भगवान से प्रार्थना कर रहा था और वही उसका बॉस यानी कि मिस्टीरियस पर्सन अपने सामने चल रही बेस की लाइव सीसीटीवी फुटेज देखकर गुस्से लाल हो गया था। उसका ध्यान अपने पीछे खड़े हुए असिस्टेंट पर नहीं जाता। वो सीसीटीवी फुटेज को देख अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकलकर किसी को मैसेज सेंड करता है और फिर खुद कंप्यूटर के सामने आकर बैठता है और उसमें कुछ करने लगता है। इस वक्त मिस्टीरियस पर्सन की उंगलियां कीबोर्ड बेहद ही तेजी से चल रही थी और उसके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन तेजी से बदल रही थी और कुछ ही सेकंड बाद पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन के ब्लैंक होते ही बॉस अपने सामने की बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही सीसीटीवी फुटेज का कनेक्शन कर देता है और बिना अपने असिस्टेंट की तरफ दिल्ली तेजी है साथ उस रूम से बाहर निकलता है। वही दूसरी तरफ ब्लैक आर्मी और बॉस के लोग आपस में फाइट कर रहे थे और किसी का ध्यान बेस पर किडनैप किए हुए उन 4 लोगों पर नहीं जाता। अयान और अयाना के मॉम डैड को जिस कमरे में बंद करके रखा था, उस कमरे के आगे 2 लोग आकर रुकते हैं। वो दोनों ही ब्लैक आर्मी के लोग थे। दोनों ही बड़े ही सावधानी से अपने आसपास देखते हुए उस कमरे में एंटर करते हैं, जहां पर इस वक्त अयाना और अयान के मॉम डैड थे। उस कमरे में एंटर करते ही उन 2 लोगों के ही चेहरे के सामने चमचमाता हुआ चाकू आता है, जो उन दोनों के नेक से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर था। दोनों की आंखें चाकू को देखकर बड़ी हो जाती है, पर जल्द को चाकू उन दोनों पर अटैक कर रहा था, वो इन दोनों के हाथ में था और जो इंसान उस चाकू से उन पर अटैक कर रहा था, वो जमीन पर बिना किसी सांस के पड़ा हुआ था। अपने ऊपर हमला करने वाले 2 लोगों को मत कर वो दोनों उस रूम में एंटर करते हैं, तो उनको अपने सामने अयान और अयाना के मॉम डैड रस्सी से बंधे हुए दिखते हैं। उनको देखते ही उन दोनों की आंखें चमकने लगती है। दोनों जल्द ही उन 4 के पास जाकर उनको छुड़ा हो रहे थे कि तभी उनके सिर पर पीछे से वार होता है। दोनों अपने सर से निकल रहे खून को देखते हैं, पर पीछे मुड़कर उन पर पीछे से अटैक करने वाले का चेहरा देखते हैं, तो उन दोनों की आंखें शोक के मारे बड़ी हो जाती हैं।
दोनों कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते उससे पहले ही उस रूम में 2 गोलियां चलती है, जो कि उन दोनों के सर के बीचों बीच लगती है और उन दोनों के मुंह से निकलने वाले शब्द मुंह के अंदर हो रहते ही जिस शख्स ने उन लोगों को गोली मारी थी, वो शख्स उन दोनों के सामने आकर उनकी डेड बॉडी के सामने खड़े होकर कहता है, तुम लोगों को क्या लगा तुम सब मेरे साम्राज्य में घुसकर इन चारों को छुड़ाकर यहीं से चले जाओगे? क्या इतना आसान आज तुम लोगों ने? उद्धरण चिन्ह। वो शख्स अपने पीछे खड़े अपने आदमियों को याना और यान के डैड और मॉम को इस वक्त बेहोश थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, इन लोगों को इस बेस के 4 कोने में हर एक रस्सी से बांध दो और साथ में उनके ऊपर टाइम बम फिट कर दो, जो कि हमारे इसे निकलने के ठीक 5 मिनट बाद ब्लास्ट होगा। इतना कहकर वो ईशान उस रूम से निकलकर सीधा बेस के सीक्रेट एग्जिट डोर की तरफ बढ़ता है, जहां पर बॉस और सीक्रेट पर्सन उसको पहले से ही इंतजार कर रहे थे और साथ में उस सीक्रेट एग्जिट की कुछ ही दूरी पर उन सबको इसे सेफ दूसरी जगह ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर रेडी था। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट बेस के कुछ ही दूरी पर पार्क की हुई ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार के अंदर अपने लैपटॉप के आगे बैठे हुए याना और अयान बेस के अंदर जो भी चल रहा है वो सब ब्लैक आर्मी के यूनिफॉर्म पर लगे हुए मिनी कैमरे के तहत अपने लैपटॉप पर देख रहे थे। और जो 2 आदमी मिस्टर एंड मिसेज आहूजा और सिंघानिया को छुड़ाने गए थे, उनका सिग्नल जहां पर मिस्टर एंड मिसेज आहूजा एंड सिंघानिया को किडनैप करके रखा गया था, इस कमरे में एंटर करते ही कट होते देखते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करके उस कार से निकलकर उस सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ते हैं। उनके पीछे 4 गार्ड भी सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन का हाल कुछ और ही था। आज पूरे 2 दिन हो गए थे तेजवीर सिंघानिया को अपने भाई कबीर सिंघानिया और उसकी पत्नी और बेटे के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। उन तीनों को और साथ में नवीन आहूजा और उसकी पत्नी एंड बेटी को गायब हुए पूरे 2 दिन हुए थे। पुलिस की भी तलाश जाती थी पर उनके हाथ में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। तेजवीर सिंघानिया इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठकर पाने हाथ में जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी वो पढ़ रहा था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आगे के 2 पाने पढ़ते ही तेजवीर सिंघानिया अपने हाथ में पकड़ हुई फाइल टेबल पर पटकता है और अपनी गुस्से भरी आवाज में अपने सामने खड़े अपने आदमियों को सुनते हुए कहता है, ये क्या है? मैंने तुम लोगों को एक काम दिया था, वो भी तुम लोगों से ढंग से नहीं होता। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं, फिर भी तुम दोनों उन 6 लोगों के बारे में पता नहीं कर पाए वो लोग कहाँ पर गए हैं। क्या उनको आसमान निगल गया जो अब तक तुम लोग उन सबको ढूंढ नहीं पाए हो? उद्धरण चिन्ह। तेजवीर सिंघानिया आगे कुछ कहता तभी उसका फोन रिंग होता है तो वो अपने सामने खड़े अपने आदमियों को गुस्से से गुरता है और फिर एक गहरी सांस लेकर अपना फोन उठाकर कान पर लगता है। जैसे ही तेजवीर सिंघानिया इधर से कुछ कहता, उससे पहले ही दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर तेजवीर सिंघानिया के चेहरे की गुस्से की लेकर गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर चमक दिखाई देने लगती है। उद्धरण चिन्ह। तेजवीर सिंघानिया अपने सीट से उठते हुए कहता है, हाँ मैं निकल रहा हूँ, ये से तुम लोग उन पर नजर रखना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो कॉल कट करके फोन अपने पॉकेट में रखकर स्टडी रूम से बाहर निकलता है। उसके साथ वो 2 लोग भी निकलते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपना सर झुकाकर तेजवीर सिंघानिया की डांट सुन रहे थे। अयान और अयाना कार से निकलकर तेजी के साथ सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे ही उनके 4 व्हील ट्रैन बॉडीगार्ड भी सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ रहे थे। अयान और अयाना जैसे ही सीक्रेट बेस के फ्रंट एंट्रेंस के बाहर पहुंचते हैं तो उनको एंट्रेंस के बाहर खून और लाशें दिखाई देती है। अयान और अयाना बेस में एंट्री करते हैं। उनको ब्लैक आर्मी का चीफ अपने तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिस चेहरे पर परेशानी आसानी से दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर अयान और अयाना को कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगता है। अयान की पकड़ अयान के हाथ पर कस जाती है, जिसे अयान आसानी से महसूस कर पा रहा था। वो अपने दूसरे हाथ से अयाना के हाथ को सहलाते हुए उसे सब कुछ सही होने का दिलासा देता है और ब्लैक आर्मी के चीफ की तरफ बढ़ता है। ब्लैक आर्मी का चीफ जो हड़बड़ी में सीक्रेट बेस से बाहर निकल रहा, तब वो जब सामने से आते हुए अपने बॉस और लेडी बॉस को देखता है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो अपने बॉस अयान से कहता है, बॉस अच्छा हुआ आप ये पर आए, मैं आपको कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर यह पर कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रहा है। पता नहीं अचानक की हुआ, जब हमने पहले ये पर एंट्री की थी तब सिग्नल था पर अचानक सारे सिग्नल कट हो गए हैं। बॉस, दोनों सर और मैडम की लोकेशन का पता चला गया है। उन चारों को इस बेस के 4 अलग अलग दिशा में कैद किया हुआ है। हमने सारे दुश्मनों को साफ कर दिया है।
पर बॉस जो मास्टरमाइंड है वो हमें चकमा देकर निकल गए हैं और हमारी पूरी टाइम 4 अलग ग्रुप में बट गई है और मैडम और सर को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। उन लोगों को जहां पर रखा गया है उस कमरे के बाहर ट्रैप है। हम कमरे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और मेरे इन्वेस्टिगेशन के तहत इस बेस में बॉम्ब फिट किया गया है और वो कभी भी फट सकता है, इसलिए हमारे एप्स टाइम बेहद कम है। हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। चीफ सर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए भेजा है। हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक आर्मी के वाइस चीफ की बातें सुनकर अयान और अयाना के चेहरे पर चिंता की लेकर खींच जाती है। अयान ब्लैक आर्मी के वाइस चीफ से कहता है, उन लोगों को जहां पर कैद किया है हम उस तरफ लेकर चलो। उद्धरण चिन्ह। अयान की बात सुनकर बल्क आर्मी का वाइस चीफ अयान को कहां पर अयान को उस तरफ लेकर जाता है जहां पर अयान और अयाना के मॉम डैड में से एक को किडनैप किया गया था। अयान और बाकी के लोग जब वाइस चीफ के साथ इस जगह पर पहुंचते हैं तो उनको कमरे के बाहर हथियारों से लुफ्ट ब्लैक आर्मी के गार्ड दिखाई देते हैं जो कि उस कमरे के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो लोग वाइस चीफ के साथ अयाना और अयान को आते देखते हैं तो सभी इनको सैल्यूट करते हैं और उनको रास्ता देते हैं। अयान और अयाना दोनों ही उस रूम के डोर को अच्छे से चेक करते हैं और फिर अपने बैग से एक खास तरह का गोगल निकलते हैं और उसको अपने आंखों पर लगाते हैं जिससे उनको उस डोर पर बना हुआ मैकेनिज्म आसानी से दिखाई देता है, जिसे देखकर अयान और अयाना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अयाना अयान की तरफ देखकर अपनी पलकें झपका देती हैं और अपना टैब निकालकर उसमें कुछ करने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद उस पूरे बेस का और उसके आसपास के 500 मीटर तक के एरिया का सिग्नल जैम हो जाता है, जिससे अगर इस पूरे बेस का अगर कोई बॉम्ब लग भी हो तो भी विदाउट सिग्नल वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। सिग्नल को पूरी तरह से जैम करने के बाद अयाना अयान की तरफ देखकर गन का इशारा करती है, जिसके बाद अयान अपने सामने लगे डोर के मैकेनिज्म को डीएक्टिवेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तेजवीर सिग्निया अपने 2 आदमियों के साथ सिग्निया महल से निकलकर तेजी के साथ शहर से कुछ ही दूरी पर बने एक छोटे से गांव की तरफ बढ़ रहा था। तेजवीर सिंघानिया के चेहरे पर इस वक्त चमक आसानी से देखी जा सकती थी। वही तेजवीर सिंघानिया के सोगनिया मैंशन से निकलकर गांव की तरफ जाने की खबर सीक्रेट बेस से कुछ दूरी पर खड़े मीनाक्षी, राज और नील को पता चल गई थी। इस वक्त मीनाक्षी अपने हाथ में दूरबीन लिए सीक्रेट बेस के अंदर क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश कर रही थी और उसके आस खड़ी नलिनी आराम से अपने कॉफी पी रही थी। वहीं उनके पति नील और राज दोनों ही अपने आदमियों को कुछ समझा रहे थे। सीक्रेट बेस के अंदर अयान बड़े ही आसानी के साथ डोर पर लगे मैकेनिज्म को सॉल्व कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद रूम का डोर ओपन हो जाता है। रूम का डोर ओपन होते जी अयान और अयाना उस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो उनको करने के बीचों बीच अयाना की मॉम सियाहुजा चेयर पर रस्सी से बंधी हुई दिखाई देती है, जो कि इस वक्त बेहोश थी। अयाना जब अपनी मॉम को देखती है तो वो जल्दी से अपनी मॉम की तरफ बढ़ती है और उनके गले लग जाती है। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू सियाजी की हाथ पर पड़ते हैं, जिसे महसूस कर वो होश में आने लगती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उनके आंखों के सामने अयाना का चेहरा दिखाई देता है, जो कि अपने चेहरे पर चिंता परेशानी लिए उनकी तरफ ही अपनी नाम आंखों से देख रही थी। अयाना को अपने सामने सही सलामत देखकर सियाजी आंखों से 2 बूंद आंसू उनके गाल पर आ जाते हैं। उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, पर अगले ही पल उनके चेहरे पर परेशानी की भाव आते हैं। वो अयाना की तरफ देखकर कहती है, प्रिंसेस आप ये पर कैसे आई? अयान कहाँ और है? उद्धरण चिन्ह। अपनी मॉम को होश में आते देख अयाना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अपनी मॉम की बातें सुनकर वो अपनी मॉम को शांत करते हुए कहती है, रिलैक्स मॉम, आई ये पर है, ये देखो मेरे पास ही खड़ा है। उद्धरण चिन्ह। अयाना के कहने पर सियाजी का ध्यान अपने पास खड़े अयान पर जाता है। वो अयान से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अयान उनसे कहता है, आंटी रिलैक्स, हम आपको चुदाने आए हैं। ये से इतना कहते ही वो उनके हाथ और पैर की रस्सियां खोलने लगता है और उसके बाद उनसे कहता है, आंटी ये हमारे गार्ड है, ये आपको इसे सही सलामत बाहर लेकर जाएंगे। हम अंकल और मॉम डैड को जल्द ही इसे छुड़ाकर आपके पास लेकर आएंगे। दिया जी कुछ कहने ही वाली थी कि अयाना उनकी गोद से नीचे उतरकर अपनी मॉम से कहती है, मॉम हमारे पास टाइम बेहद ही कम है, इस सारे बेस पर बॉम्ब फिट किए हुए हैं, ये का सिग्नल जम किया है, जिसके चलते हम सिर्फ आधे घंटे के लिए इस बॉम्ब को फटने से रोक सकते हैं। उसके बाद ये बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए आप गार्ड के साथ सेफ जगह पर जाओ। हम दोनों डैड और आंटी और अंकल को लेकर आते हैं।
उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अयाना बिना अपने मॉम को कुछ बोलने का चांस दिए बगैर ब्लैक आर्मी के चीफ को अपनी मॉम को ये से सही सलामत सेफ जगह पर के जाने का ऑर्डर करती है और अयाना के साथ बाकी लोगों को छुड़ाने के लिए उस रूम से निकल जाती है। वही सियाजी बस उन दोनों को अपने से दूर जाते हुए देखती है। उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर दिखाई दे रहा था। अयान और अयाना के उस कमरे से जाते ही ब्लैक आर्मी का चीफ अपने साथियों के साथ सियाजी को उस बेस से सेफ जगह लेकर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ जहां पर अयान और अयाना दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, वही तेजवीर सिंघानिया की कार सीक्रेट बेस के कुछ ही दूरी पर आकर रुकती है, जहां पर इस वक्त नील, राज, नलिनी और मीनाक्षी खड़े थे। तेजवीर सिंघानिया अपनी कार से निकलकर उन चारों की तरफ बढ़ता है। मीनाक्षी को हाथ में दूरबीन लिए सीक्रेट बेस के अंदर क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश कर रही थी। वो तेजवीर सिंघानिया के आते हैं, अपनी दूरबीन नीचे करके तेजवीर सिंघानिया के सामने जाकर खड़ी होती है। तेजवीर सिंघानिया अपने दोनों छोटे भाई नील और राज और उन दोनों की पत्नियों को अपने सामने खड़े देखकर वो उनसे कहता है, खबर पक्की है ना, कबीर और उसकी पत्नी के साथ उसका दोस्त और साथ में उसकी पत्नी भी इस बेस के अंदर है। उद्धरण चिन्ह। अपने बड़े भाई की बात सुनकर नील सिंघानिया कहता है, हाँ भाई 100% खबर पक्की है। पता नहीं उन लोगों ने किसको नाराज किया है। उन लोगों को इस बेस पर पिछले 2 दिनों से कैद करके रखा गया है। हमको अभी कुछ घंटे पहले इस बारे में खबर मिली है और हमने यहाँ पर आकर पूछताछ की तो पता चला कबीर सिंघानिया अंदर ही है और अभी कुछ समय पहले उस कबीर सिंघानिया का बेटा और उसके साथ उसी की उम्र की एक लड़की कुछ गार्ड के साथ बेस के अंदर गई है। और हाँ, उन दोनों के बेस के अंदर जाने के पहले बेस के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा है हमसे पहले उन लोगों के ये होने की खबर उनके सीक्रेट गार्ड को पता चल गई है और वो उन लोगों ने को उन चारों को छुड़ाने के लिए सीक्रेट बेस पर हमला किया है। उद्धरण चिन्ह। नील सिंघानिया की बात सुनकर तेजवीर सिंघानिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाने लगती है। तेजवीर सिंघानिया नील और राज से कहता है, बेस के अंदर गए लोग अभी आए हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। अपने भाई की बात सुनकर राज कहता है, नहीं भाई, अभी तक कोई भी बेस से बाहर नहीं निकला, पर कुछ समय के बाद गोलियां की आवाज आती है। लगता है अभी भी अंदर लड़ाई हो रही है और अब तक चारों को छुड़ाया नहीं गया है। उद्धरण चिन्ह। राज की बात सुनकर तेजवीर सिंघानिया गहन सोच में डूब जाता है। तभी सबके कानों में फायरिंग आवाज आने लगती है जो कि बेस की तरफ से ही आ रही थी, जिसे देखकर तेजवीर सिंघानिया अपने दोनों भाइयों से कहता है, अभी हमारे पास कितने आदमी यहाँ पर मौजूद है? उद्धरण चिन्ह। अपने भाई की बात सुनकर राज कहता है, भाई 40 आदमी है। उद्धरण चिन्ह। तेजवीर सिंघानिया कुछ देर तक सोच में डूब जाता है, फिर कहता है, एक काम करो, सबको 4 ग्रुप में डिवाइड कर लो। राज, तुम एक ग्रुप को लेकर बेस के आगे वाले हिस्से में बेस पर नजर रखो। नील, तुम बस के पीछे वाले हिस्से में एक ग्रुप को लेकर जाओ और मीनाक्षी तुम और नलिनी तुम दोनों बेस के साउथ डायरेक्शन में ग्रुप को लीड करना। मैं दूसरी दिशा में जाता हूँ। और एक बात मेरी कान खोलकर सुनना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सभी अपने अपने फ़ोन को ऑन रखना। हम ब्लूटूथ से एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। मैं जब इशारा करूँ तब हम सब चारों दिशा से बेस के अंदर घुसेंगे। किसी को कोई शक या कुछ जानना है? उद्धरण चिन्ह। तेजवीर सिंघानिया की बातें सुनकर चारों ही अपना सर ना में हिलाते हैं, जिसे देखकर तेजवीर सिंघानिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है जो किसी के देखने से पहले गायब हो जाती है। तेजवीर सिंघानिया मन ही मन खुद से ही कहता है, इस बार कबीर सिंघानिया तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे हाथ से नहीं छूट पाओगे। इस बार मैं तुमको अपने रास्ते से हटा के ही रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। तेजवीर सिंघानिया और उसके भाई और उनकी दोनों पत्नियां अपने साथ 10-10 गार्ड को लेकर बेस को तरफ बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ इन सब से अनजान मिस्टीरियस पर्सन बॉस और उसके 4 साथी और उसी के साथ नया अनजान शख्स सभी उस बेस के अंडरग्राउंड सीक्रेट एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद सभी अंडरग्राउंड सीक्रेट एग्जिट से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक बड़ा सा मैदान दिखाई देता है जिसमें हेलीकॉप्टर लैंड किया गया था जो कि उन सभी का ही इंतजार कर रहा था। बिना समय गवाए सभी हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और कुछ ही समय बाद वो हेलीकॉप्टर उस जगह से टेक ऑफ करता है। हेलीकॉप्टर के बेस के कुछ दूरी पर जाने के बाद वो अनजान शख्स ऊपर से धुंधला सा देख रहे बेस की तरफ एक नज़र देखता है। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी और हाथ में छोटा सा मिनी रिमोट था जिसमें 2 बटन थे, एक रेड और दूसरा ग्रीन।
ग्रीन बटन बेस पर लगे बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए और रेड बटन बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए था। जैसे ही अनजान शख्स रेड बटन प्रेस करने वाला होता है, वैसे ही उसके पास बैठा हुआ मिस्टीरियस इंसान यानी कि बिग बॉस उसको रोक देता है और उससे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर अनजान शख्स के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सीक्रेट बेस। अयान और अयान अपने 4 गार्ड के साथ अगले कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर अयान और अयाना के मॉम डैड में से किसी एक को कैद करके रखा गया था। वही ब्लैक आर्मी का चीफ अयान की मॉम को बेस से सीक्रेट तरीके से सेफ जगह पर लेकर जा चुका था। अयान और अयाना कुछ ही देर में एक कमरे के पास आते हैं जहां पर पहले से ही ब्लैक आर्मी के गार्ड की एक टुकड़ी इस कमरे के डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी। जब उन गार्ड को अपने पीछे किसी के होने की एहसास होता है तो सभी अलर्ट हो जाते हैं और पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो उनको अयान और अयाना 4 लोगों के साथ उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं। अपने बॉस और लेडी बॉस को देखकर उन सभी गार्ड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वो सभी डोर के आगे से साइड हो जाते हैं जिससे अयान और अयाना उस डोर के पास पहुंच जाते हैं। अयान और अयान अच्छी तरह से उस डोर के लॉक में बने मैकेनिज्म को समझकर बड़े ही आसानी से उस डोर को ओपन करते हैं और उस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो उनके सामने बेहोश की हालत में चेयर पर बंधे हुए कबीर सिंघानिया दिखते हैं जिनके चेहरे पर और बॉडी पर कई जगह पर चोटों के निशान थे, जिसे देखकर अयान और अयाना की आंखें नम हो जाती है और अगले ही पल उन दोनों की आंखों में एक अलग ही तरह की कोल्डनेस और रूथलेसनेस दिखाई देती है। अयान जल्द ही आगे बढ़कर अपने डैड को रस्सियों से आज़ाद करता है, वही अयाना आगे बढ़कर कबीर सिंघानिया की हाथ की पल्स चेक करके उनके मुंह में टैबलेट डाल देती है, जिसके बाद वो अपने पीछे खड़े गार्ड से कहती है, शेरा अंकल को जल्दी से यहाँ से सेफ जगह पर लेकर जाओ और इनका फर्स्ट एड कर देना, कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। याद रखना इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम पर है। उद्धरण चिन्ह। शेरा अयान और अयाना के साथ जो 4 गार्ड थे उनमें से एक है जो आज तक अपने किसी भी मिशन में फेल नहीं हुआ है। आज तो उसको जो भी काम करने को दिया था वो हर हाल में उसने पूरा किया था। अकेला शेरा ही 100 लोगों पर बारी था और कबीर सिंघानिया की हालत देखकर इस वक्त अयाना को उनको शेरा के साथ बेस से सही सलामत सेफ जगह पर जाना ही बेस्ट सॉल्यूशन लगा। शेरा के ऊपर कबीर सिंघानिया की सेफ्टी की जिम्मेदारी डालकर अयाना बाकी के ब्लैक आर्मी के गार्ड से कहती है, तुम सब शेरा के साथ जाओगे और उनके को प्रोटेक्ट करोगे। हमारे पास टाइम बेहद ही कम है, इसलिए जल्द से जल्द पहले अंकल को इस जगह से सेफ जगह लेकर को और उसके बाद उनके घावों पर दवाई लगाना। हम जल्द ही तुम सब लोगों को वहां पर मिलते हैं। अयाना की बात सुनकर सभी एक साथ कहते हैं, यस बॉस, और वहां से कबीर सिंघानिया को लेकर चले जाते हैं। उस रूम में इस वक्त बस अयान और अयाना और उनके साथ बाकी के 3 गार्ड थे। शेरा के जाने के बाद 4 गार्ड में से बस 3 गार्ड हो रह गए थे। अयाना अयान की तरफ देखकर कहती है, आयु हमारे पास टाइम बेहद ही कम है। मॉम और अंकल को तो हमने छुड़ा लिया पर अभी डैड और आंटी को छुड़ाने हैं और हमारे पास अब बस 15 मिनट बचे हैं। उसके बाद बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए हमको जल्द से जल्द उन लोगों के पास पहुंचना होगा और इसलिए हम दोनों को अलग अलग दिशा में जाना होगा। अयाना ने बस इतना ही कहा था कि अयान के आईब्रोज सिक्योर जाती है। उसके चेहरे पर अनचाहा डर दिखाई देने लगता है। अयाना जब अयान के बढ़े हुए एक्सप्रेशन देखती है तो वो अयान का हाथ अपने हाथ में पकड़ के उसको समझते हुए कहती है, आयु मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास टाइम बेहद कम है इसलिए हमको अलग अलग दिशा में जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। डॉल मैं समझ रहा हूँ, पर हमारा अलग अलग जाना जरूरी है। क्या हम दोनों साथ में मिलकर उनको छुड़ा लेंगे? मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगा। अयान अयाना की बातें सुनकर अपनी परेशानी भरी आवाज में अयाना से कहता है। अयाना अयान को बड़े मुश्किल से समझाकर अपने साथ 2 गार्ड को लेकर अपने सामने की तरफ बढ़ती है तो अयान अपने से दूर जाती हुई अयाना की छवि को देखकर उसके अपोजिट साइड में गार्ड के साथ बढ़ता है और साथ में मन ही मन खुद से कहता है, डॉल नहीं, इस बार मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। जल्द ही उनके और मॉम जो भी उस तरफ है उनको छुड़ा कर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पता नहीं पर मुझे बेहद घबराहट हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अयान और अयाना दोनों ही एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्ट थे, जिससे दोनों में से कोई भी संकट में हो तो उनको आसानी से पता चल जाएगा। अयाना और अयान दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट साइड में बड़े ही तेजी से बढ़ रहे थे। वही दूसरी तरफ जब अनजान शख्स मिस्टीरियस पर्सन की बात सुनता है तो कुछ वक्त के लिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, पर अगले ही पल फिर से उसके एक्सप्रेशन पहले जैसे हो जाते हैं
वो अपने हाथ में पकड़ हुए रिमोट की तरफ एक नज़र देखता और फिर बेस की दिशा में देखता है, जो कि उस वक्त उन सब से काफ़ी पीछे रह गया था, और वो सभी बड़ी ही तेजी के साथ उस बेस से दूर जा रहे थे। अनजान शख्स बेस की दिशा में देखकर डेविल स्माइल करता है और फिर अपने बैग से अपन लैपटॉप लेकर उसको ऑन करके उसमें कुछ टाइप करने लगता है। इस वक्त उसकी उंगलियां उस लैपटॉप पर तेजी के साथ चल रही थी। 5 मिनट बाद उसकी उंगलियां रुकती है और लैपटॉप से अपनी नज़रें उठाकर बेस की तरफ देखता और शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, मुझसे होशियारी। वैसे मानना पड़ेगा, तुम जो भी हो बड़े टैलेंटेड पर मुझसे कम। अब देखता हूँ तुम सब कैसे बच पाते हो मेरे इस हुक्म के इक्के से। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। अनजान शख्स को बिना किसी बात के हंसते हुए देखकर बॉस और उसके 4 साथी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वही अनजान शख्स को खुद के ऊपर किसी के नज़रों का आभास होते ही वो उस तरफ देखता है तो उसको मिस्टीरियस पर्सन को छोड़कर बॉस और उसके 4 पंटक खुद की तरफ हैरानी से देखते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर अनजान शख्स उनकी तरफ देखकर आए विंक करता है, जिसे देखकर बॉस और उसके 4 साथी अपनी नज़रें अनजान शख्स से हटाकर हेलीकॉप्टर की विंडो से बाहर देखने लगते हैं। अनजान शख्स हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने लगता है, जिससे उसके लैपटॉप की स्क्रीन हर सेकंड में बदल रही थी। मिस्टीरियस पर्सन इस वक्त अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक उसको अपने सामने कुछ धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है और अचानक उसके सामने एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर उजाला ही उजाला और उसी के साथ उसके कानों में जानी पहचानी चीखें सुनाई देने लगती है। वो दृश्य जो कि धुंधला था, फिर भी वो बेहद ही डरावना और भयानक लग रहा था। ये अब अपने सामने देखकर मिस्टीरियस पर्सन घबरा जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगती है, आंख में उसकी सांस भी तेज होने लगती है। मिस्टीरियस पर्सन अपने इस भयानक और डरावने ड्रीम से बाहर आने की बेहद कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब होता है। वो अपनी आंखों को जितनी बार खोलने की कोशिश करता उसी के साथ उसकी आंखें एक दूसरे से चिपक जाती। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें ग्लू लगाकर चिपकाई गई हो। मिस्टीरियस पर्सन जहां अंदर से खुद ही खुद से लड़ रहा, तब वही उस साथ बैठे हुए लोगों के लिए वो अपनी आंखें बंद करके आराम एक रहा हो। को चिंता और उसी माथे पर आया पसीना और उसकी घबराहट और अपनी बंद आंखों को खोलने की दड़पड़ वहां मौजूद किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके मुताबिक वो आराम कर रहा था, पर असल में बात कुछ और ही थी। मिस्टीरियस पर्सन जो अपनी बंद आंखों से जो भयानक और डरावना और रूह को अंदर तक कांपने वाला दृश्य देख रहा था, अचानक वो दृश्य उसी सामने से गायब हो जाता है और उसके आंखों को सामने अंधेरा छा जाता है। इस वक्त मिस्टीरियस पर्सन एक अंधेरे जगह पर खड़ा था। उसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरे के सिवाय और कुछ भी नहीं था। जहां तक उसकी आज जाति विवाह पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। मिस्टीरियस पर्सन उस अंधेरे से निकलने की बेहद कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अंधेरे से अभी निकलने की बजाय वो और गहरे अंधेरे में चला जाता है, जिसे देखकर अब तो मिस्टीरियस पर्सन की फट ही गई थी। इस वक्त अगर कोई उसके चेहरे पर रोशनी डाले और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करे तो उसमें मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे पर हर टाइम होने वाली मिस्टीरियस स्माइल और नहीं कोई एटीट्यूड एरोगेंस था तो सिर्फ घबराहट, डर, पीला पड़ा हुआ चेहरा। मिस्टीरियस पर्सन जो अंधेरे में खुद ही खोने लगा था, अचानक उसके सामने का दृश्य फिर एक बार बदल जाता है और अब धीरे धीरे उसके सामने रोशनी की किरण दिखने लगती है, जिसे देखकर मिस्टीरियस पर्सन के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है, जो कि पहले दृश्य से बिल्कुल अलग थी। इस वक्त मिस्टीरियस पर्सन को अपने सामने पच धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, जो कि एक बड़े से करने में एक दूसरे के आमने सामने चेयर पर बैठकर किसी बात पर डिस्कस कर रही थी। पर अचानक उस कमरे के अंदर कुछ आदमी घुस जाते हैं, जिनके हाथ में गन थी, और उन लोगों ने उन गन को उस कमरे में मौजूद उन 5 लोगों पर पॉइंट किया था, जिससे वो 5 ही लोग अपनी जगह से खड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। वही वो 5 लोग कुछ कह पाते या अपने बचाव के लिए कुछ एक्शन लेते उससे पहले ही उन 5 पर गोलियां की फायरिंग होती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। मिस्टीरियस पर्सन अपने सामने खून खराबे का दृश्य फायरिंग देखता है तो पता नहीं क्या, पर उसके सीने में एक अनजाना सा दर्द होने लगता है। जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी खून खराबा मारपीट के सिवाय कुछ नहीं किया, जो कि अपनी पलकें बिना झपकाए लोगों को मौत के घाट उतरता था, वो शख्स आज अपने सामने 5 लोगों पर फौनिक होते हुए देखकर उनके खून से लाल हो चुके शरीर को देखकर बेहद ज्यादा डर और घबरा गया था।
वो शख्स तो उन 5 लोगों को अच्छे से जानता भी नहीं था, या यूँ कहे वो 5 लोगों की और उन पर हमला करने वालों की उसको बस धुंधली सी छवि दिखाई दे रही थी। गिर भी उन लोगों की हालत देखकर उसका दिल रो रहा था। मिस्टीरियस पर्सन जो इतनी देर तक अंधेरे में कैद था, अचानक अपने सामने रोशनी आ जाने से उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और कुछ देर बाद उसकी आंखें ओपन होती है तो उसके सामने फिर से कुछ धुंधली सी आकृतियां दिखाई देने लगती है। मिस्टेरियस पर्सन अपने एक ड्रीम से उबर पाता उससे पहले एक बार फिर उसके सामने का दृश्य बदला जाता है, एक बार फिर उसके सामने धुंधली सी तस्वीरें और फिर एक बार मौत का तांडव दिखने लगता है, जिसे देखकर बाद अब उसको अटैक आना बाकी था। वही अयान और अयान जो कि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में अपने फैमिली को ढूंढ रहे थे, दोनों को उनकी असली लोकेशन बड़ी ही आसानी से बिना कोई मुश्किल के मिल जाती है। वो दोनों ही अलग अलग जगह अलग अलग कमरे के आगे खड़े होते हैं। उन अलग अलग कमरे के सामने पहले ब्लैक आर्मी के गार्ड खड़े थे और वो सभी उस करने के डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अयाना इस वक्त जिस करने के बाहर खड़ी थी, वो कमरा अब तक के 2 कमरे से बिल्कुल ही अलग था। इस करने कुछ तो ऐसा था जो अयाना को सोचने पर मजबूर कर रहा था। अयाना बड़े ही सावधानी के साथ अपने कदम धीरे धीरे उस कमरे के नजदीक बढ़ती है। अयाना बस 2 कदम की दायरे पर थी ब्लैक आर्मी के गार्ड से और कुछ 10 कदम की दूरी पर उस करने के डोर से। तभी अचानक एक अजीब सी म्यूजिक की धुन सबके कान नहीं पड़ती है और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर अयान के होश उड़ जाते हैं। अचानक उस कमरे के अंदर से अजीब सी म्यूजिक की धुन सुनाई देने के वजह से ब्लैक आर्मी के गार्ड को कमरे के डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं। उनकी आंखें का कलर इस म्यूजिक की धुन के साथ बदलने लगता है। वो गार्ड अचानक पीछे मुड़ते तो उनको अपने सामने अपनी लेडी बॉस अयाना और 2 लोग दिखते हैं। उन तीनों को देखते ही उन सभी गार्ड की आंखों को कलर जो अभी धुन की वजह से बदला था वो फिर से डार्क ब्लैक कलर में बदल जाता है और उनकी काली आंखों में अजीब सी रूथलेसनेस और बेहद सारा गुस्सा और अपने सामने दिख रहे 3 लोगों को जान से मारने का इंटेंट दिखाई देने लगता है। वही अयाना जो कमरे से आ रही धुन को सुनकर कमरे के आसपास के वातावरण में हो रहा बदलाव आसानी से महसूस कर पा रही थी और उस म्यूजिक की धुन की वजह से ब्लैक आर्मी के गार्ड में हो रहे बदलाव को आसानी से देख सकती थी, जिसे देखकर वो अपने 2 कदम पीछे ले लेती है। उसकी आंखों में हैरानी आसानी से देखी जा सकती थी। वही ब्लैक आर्मी के गार्ड अपने कदम धीरे अयाना और उसके 2 साथियों की तरफ बढ़ा रहे थे, जिसे देखकर अयाना जल्दी से अपने होश में आकर अपने 2 साथियों से कहती है, जॉन और स्टीफन इन सभी को बिना हार्म किए बेहोश करो। ये सब अपने होश में नहीं इस वक्त। जल्द से जल्द इन सबको बेहोश करो, हमारे पास टाइम बेहद कम है। हमको जल्द से जल्द कमरे में पहुंचकर करने के अंदर जो भी उनको इसे सेफ जगह पर ले जाना है। उद्धरण चिन्ह। अयाना का ऑर्डर मिलते ही जॉन और स्टीफन हरकत में आते हैं और अपनी तरफ बढ़ रहे 20 ब्लैक आर्मी के गार्ड को कुछ मुंह में ही बेहोश कर देते हैं। वही अयाना जल्दी से सामने के कमरे के डोर के पास पहुंचकर उस डोर पर लगे हुए मैकेनिज्म को सॉल्व करने लगती है। 3 मिनट के बाद वो डोर ओपन होता है और अयाना जॉन और स्टीफन के साथ उस कमरे में एंटर करती है। स्टीफन सबसे पहले उस कमरे में जाकर म्यूजिक सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे वो अजीब सी धुन बंद हो जाती है। जॉन और स्टीफन ने कान में हाई टेक सेफ्टी ब्लूटूथ पहने थे, जिससे वो दोनों लेडी बॉस और अपने बॉस से कनेक्ट थे और उस ब्लूटूथ की खास बात ये थी कि ये बाहरी म्यूजिक या डिस्टर्बेंस से कान को प्रोटेक्ट करता था, जिससे ये अभी चल रही अजीब सी म्यूजिक की धुन से प्रभावित नहीं हुए क्योंकि लोगों का माइंड आसानी से बदल सकती थी और इस म्यूजिक का मालिक इनसे जो भी करना चाहता था वो ये सब बड़े आसानी से करते। इन शॉर्ट किसकी हाथ की कठपुतली बन जाते और खुद ही अपनों के दुश्मन बन जाते। अयाना कमरे के अंदर जाते ही उसको अपने डैड नवीन आहूजा कमरे के बीचों बीच एक पिलर से बंधे हुए दिखते हैं, जिनकी हालत बहुत ही खराब थी। उनके सिर से लेकर पैर तक जगह जगह पर जख्मों के निशान थे, जिनसे अभी भी खून निकल रहा था। अयाना के डैड के चेहरा ज्यादा खून बहने से पीला पड़ गया था। अपने डैड की इस बड़ी ही हालत देखकर अयाना की आंखें नम हो जाती है। इस वक्त अयाना की आंखों का कलर डार्क रेड हो गया था। अगर अभी अपने डैड की इस बड़ी ही हालत करने वाला उसके सामने होता तो वो उसको नर्क के दर्शन करवाती। अयाना जल्द ही अपने डैड के पास जाकर पहले उनकी पल्स चेक करती है और उसके बाद जॉन और स्टीफन की मदद से उनको छुड़ाकर उनको पास में रखी चेयर पर बैठकर उनके मुंह में दवाई डालती है। उसके बाद उनके जख्मों में पर मलहम लगाकर उनको जॉन और स्टीफन की मदद से इस कमरे के बाहर ले जाती है। पर बाहर जाने से पहले उसकी नज़र पास में रखे म्यूजिक सिस्टम पर पड़ती है, जिससे वो अजीब सी धुन सुनाई दे रही थी,
जिससे उसके लोग हिप्नोटाइज होकर उसके खिलाफ हो गए थे। अयाना उस म्यूजिक सिस्टम के सामने जाकर उस म्यूजिक सिस्टम को अपने नन्हे हाथों में लेकर उसको अच्छे से चेक करती है। इस वक्त उसके आंखों में एक अलग सी कोल्डनेस दिखाई दे रही थी। अचानक अयाना अपनी नजरें म्यूजिक सिस्टम से हटाकर म्यूजिक सिस्टम के पीछे लगे दीवार की तरफ करती है, जहां पर एक बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग की तरफ देखकर अयाना डेविल स्माइल करती है और अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं और उसके हाथ में पकड़ हुआ म्यूजिक सिस्टम इस पेंटिंग पर ऊपर फेंकती है, जो कि उस पेंटिंग के बीचों बीच जाकर लग जाता है और वो पेंटिंग किसी टूटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिर जाती है। पेंटिंग और म्यूजिक सिस्टम को चकनाचूर होते देख अयाना हल्की सी मुस्कुराती है और उस करने से बाहर निकल जाती है। अब तक बेहोश हुए ब्लैक आर्मी के गार्ड भी अपने होश में आ गए थे। उन सभी को कुछ भी याद नहीं था अभी उनके साथ क्या हुआ, बस उनको इतना ही याद था कि इस कमरे के अंदर से एक अजीब सी म्यूजिक की धुन उनके कान में पड़ी। उसके बाद आगे क्या हुआ इस बारे में उनको कुछ भी याद नहीं था, कैसे वो सब बेहोश हुए। पर अभी अपने सामने अपनी लेडी बॉस और जॉन स्टीफन को देख सभी उनको सैल्यूट करते हैं। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले ही अयाना उनसे कहती है, हमको इसे जल्द से जल्द निकलना होगा, हमारे पास बस 5 मिनट है। अयान ने आंटी को छुड़ा लिया है, वो ब्लैक आर्मी के चीफ के साथ वहां से निकल गया है। इस बेस को मिट्टी में मिलने में बस 5 मिनट है, हमको कैसे भी करके यहाँ से सेफ जगह पर जाना होगा जहाँ पर हम बाकी सबसे मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अयाना एग्जिट की तरफ बढ़ती है और उसके साथ जॉन अपने पीठ पर नवीन आहूजा को लेकर, और उसके पीछे ही स्टीफन और बाकी सारे ब्लैक आर्मी के गार्ड थे। वही अयान को अपनी मॉम को आज़ाद करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ब्लैक आर्मी के चीफ ने पहले से आधा काम कर दिया था। बाकी काम तो चक्कियों में हो गया और वो बड़े ही आसानी से अपनी मॉम को रिहा करके सीक्रेट बेस की एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर अयाना उससे मिलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट बेस 100 किलोमीटर की दूरी पर आसमान में हवा की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हेलीकॉप्टर के अंदर अनजान शख्स जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। स्क्रीन के ब्लैंक होने के पहले उसको अपने लैपटॉप पर लाल आंखें दिखाई देती है, जिसने अजीब सी कोल्डनेस दिखाई देती है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो अनजान शख्स की हार्ट बीट बढ़ गई थी और साथ में उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। अगले ही पल लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लैपटॉप से तुम की आवाज़ आने लगती है, जिससे अनजान साज उस लाल आंखों से बाहर आता है, जिसमें एक अजीब सा ही पागलपन, कोल्डनेस और बेहिसाब गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनजान शख्स इस वक्त सर से लेकर पैर तक पसीने से लथपथ था, साथ में उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। बॉस जब अनजान शख्स को घबराया हुआ देखता है तो उसके मन में अनजान सा डर गर कर लेता है। वो अनजान शख्स को होश में लाने के लिए उसको हिलाता है, जिससे अनजान शख्स अपने होश में आता है। उसकी नज़र जब बॉस की नज़रों मिलती है तो वो जल्द ही अपने डर पर काबू पाकर बिना किसी इमोशन के बॉस की तरफ देखता है और कहता है, प्लान फेल हो गया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो बिना बॉस के कुछ कहने का इंतजार लिए बिना एक नज़र अपने पास बैठे हुए मिस्टीरियस पर्सन को तरफ देखता है, जो कि अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सोया हुआ दिखता है, पर असल में वो गहरी नींद में सोया है या मौत से भी बदतर डरावने ड्रीम से जूझ रहा था, ये बात तो सिर्फ वही जानता था। अनजान शख्स जब मिस्टीरियस शख्स को सुकून से सोता हुआ देखता है तो अनजाने में उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अभी को भी हुआ वो सब हो एक पल के लिए भूल जाता है और फिर खुद से ही कहता है, क्या हुआ, एक प्लान फेल हुआ तो अभी तो दूसरा प्लान भी मेरे हाथ में है और उसे वो चारों ओर उनको छुड़ाने आए हुए लोग नहीं बच पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अनजान शख्स के चेहरे पे जहरीली मुस्कान आ जाती है। वो अपनी नजरें मिस्टीरियस पर्सन से हटाकर बॉस की तरफ करता है और उससे कहता है, स्टार्ट प्लान बी। उसने इतना हो कहा था कि बॉस के चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ जाती है और वो जल्द ही प्लान बी पर लग जाता है। दूसरी तरफ अयाना और अयान नवीन आहूजा और दिया सिंघानिया को छुड़ाने के बाद बिना किसी रुकावट के बड़े ही आसानी से बाकी सबके साथ मिलकर सीक्रेट बेस से बाहर सेफ जगह पर चले जाते हैं। उनके सीक्रेट बेस से सेफ दूरी पर पहुंचने के ठीक 3 सेकंड बाद तेजवीर सिंघानिया और उसके 2 भाई और उनकी 2 पत्नियां अपने आदमियों के साथ सीक्रेट बेस के अंदर एंटर करते हैं और उनके सीक्रेट बेस के अंदर कदम रखे ही सीक्रेट बेस के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और सीक्रेट बेस मिट्टी में मिल जाता है और सीक्रेट बेस के साथ तेजवीर सिंघानिया, उसके 2 भाई और उनकी पत्नियां अपने साथियों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी सांस लेते हैं। वही सीक्रेट बेस ब्लास्ट होते ही दूसरी तरफ अनजान शख्स के चेहरे पर एक अनकही मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुद से ही कहता है,
मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, गुड बाय। अनजान शख्स, बॉस और उसके साथियों की नज़र से मिस्टर एंड मिसेज आहूजा एंड सिंघानिया और साथ में उनको छुड़ाने आई हुई ब्लैक आर्मी और उनके 2-5 साल के बच्चे सीक्रेट बेस में हुई ब्लास्ट और उनके प्लान बी के तहत इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, पर वो सभी नहीं जानते कि सच्चाई कुछ और ही है। अयान और अयाना सीक्रेट बेस से कुछ दूरी पर सेफ जगह पर खड़े होकर सीक्रेट बेस को अपने सामने जलता हुआ देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। अयाना और अयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो दोनों की आंखों में अलग सी खुशी थी, अपने परिवार को सही सलामत छुड़ाने की और साथ में अपने एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन ने बिछाए हुए चक्रव्यूह में बेचकर एक दुश्मन को खत्म कर दूसरे दुश्मन को गुमराह करने की। अयान और अयाना जब दिया सिंघानिया अयान की मॉम और नवीन आहूजा अयाना के डैड को छुड़ाते हैं, तब उन दोनों को ही अनजान शख्स के अगले प्लान के बारे में पता चल गया था, जिसमें वो दोनों ही बड़े आसानी से अनजान शख्स को मात देते हैं और बड़े ही चालाकी से सीक्रेट बेस के अंदर तेजवीर सिंघानिया और उसके सभी साथिया को बेचते हैं, जिससे अनजान शख्स अपने भ्रम में रहे कि उसके रास्ते का कांटा यानी कि नवीन आहूजा और कबीर सिंघानिया इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे उनका ध्यान अयान और अयाना के मॉम डैड से हट जाए और साथ में वो लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन तेजवीर सिंघानिया को अपने रास्ते से हट सके। अयान और अयाना कुछ देर तक सीक्रेट बेस की आरती देखते हैं और फिर अपने मॉम डैड और ब्लैक आर्मी के साथ उस जगह से निकल जाते हैं। 15 साल बाद बड़े से विला के अंदर दो लोग अपने कंप्यूटर के सामने बैठे थे और दोनों की उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उसी के साथ उनके सामने मौजूद कंप्यूटर पर तेजी के साथ कोड बदल रहे थे। दोनों ही अपने काम में इतने डूब गए थे कि उनको अपने आसपास की भी खबर नहीं थी। तभी उस कमरे में का डोर ओपन होता है और उस कमरे में एक लगभग 15 साल के दो लड़के आते हैं, जिनके हाथ में 2 ट्रे थे जिनमें स्नैक्स था। दोनों जब उस कमरे में एंटर करते हैं और अपने सामने दो लोगों को कंप्यूटर के सामने बैठे हुए देखते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने सामने और अपना सरनामा हिलाकर उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं। उन दो लड़कों में से एक लड़का, जिसका नाम मयंक था, वो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए दोनों के पास जाकर खड़ा होता है और अपने हाथ में मौजूद ट्रे पास में रखे हुए टेबल पर रखता है और अपनी कमर पर हाथ रखकर कहता है, आप दोनों क्या हर वक्त इस कंप्यूटर में सर खुपाए बैठते हो? इतना कहकर मयंक अपना मुंह बना लेता है। वही मयंक की बात सुनकर दो लोग जो कंप्यूटर पर कुछ कर रहे थे, उनका ध्यान अपने कंप्यूटर से हटकर मयंक पर आ जाता है। वो दोनों ही पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उसकी तरफ, जो कि अलग अलग शक्लें बना रहा था, जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वही मयंक जो अजीब अजीब मुंह बना रहा था, वो जब उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों कर कहता है, तुम दोनों स्माइल क्या कर रहे हो मेरी तरफ देखकर? मैं तुम दोनों से गुस्सा हूँ। एक तो आज हॉलिडे है और तुम दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, वो सब भूलकर तुम दोनों यहाँ कंप्यूटर के सामने बैठे हो। उद्धरण चिन्ह। मयंक की बात सुनकर उसके साथ आया हुआ लड़का, जिसका नाम मानस था, वो भी उसका साथ देते हुए कहता है, और नहीं तो क्या अनाया दी, हम दोनों कब से आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। बाहर पर आप दोनों का काम ही नहीं खत्म हो रहा है। और आप अयान जीजू, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आज हम चारों मूवी देखने जा रहे हैं, और अभी देखो टाइम क्या हुआ है, बस 1 घंटा बाकी है मूवी स्टार्ट होने में। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बातें सुनकर अयाना और अयान अपने कंप्यूटर के सामने से उठकर उन दोनों के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाकर उनसे कहते हैं, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। अनया मयंक और मानस से कहती है, हमने प्रॉमिस किया था ना आप दोनों से कि हम आज घूमने जाएंगे और साथ में मूवी भी देखेंगे, तो हम अभी जा रहे हैं। वो तो बस कुछ काम बाकी रह गया था, को अब पूरा हो गया है। अब हम चारों बिना किसी फिक्र के अपना हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अयाना और अयान बड़े ही मुश्किल के साथ मयंक और मानस को मना लेते हैं। वही मानस और मयंक अपने प्यारी सी बिग सिस्टर अयाना और अपने जीजू अयान के मनाने पर मन जाते हैं और दोनों ही अपने अपने रूम में चेंज करने चले जाते हैं। उन दोनों के इस रूम से जाने के बाद अयान और अयाना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और सुकून साफ देखा जा सकता था। अयाना अपनी अयाना की हक करता है और कहता है, अनु, आज हमारा बदला पूरा हुआ। अब हम बिना किसी चिंता के मयंक और मानस के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बीता सकते हैं। आज उस मिस्टीरियस शख्स का किस्सा खत्म हुआ। अयान की बात सुनकर अयाना उससे कहती है, हाँ आयु, आज हमने अपने सारे दुश्मनों को उनके किए को सजा दे दी है।
बस आज का दिन देखने के लिए हमारे साथ मॉम, डैड और अंकल आंटी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अयान अयाना को इमोशनल होता देख उससे कहता है, डॉल, सैड मत हो, आज तो खुशी का दिन है ना। अगर मॉम, डैड और अंकल आंटी तुमको ऐसे सैड होता देखकर वो क्या खुश होगे। उद्धरण चिन्ह। अयान और अयाना के मॉम डैड का 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनके जाने पर अयान और अयाना के 2 भाई मयंक और मानस चारों ही एक दूसरे की फैमिली है। यान और अयाना ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि म्याटेरियस सक्स और उसके साथियों को इन पिछले 5 साल में उनके हर एक किए की सजा दी है। और आज मिस्टीरियस सक्स के बनाए हुए पूरे साम्राज्य को अयाना और अयान ने मिट्टी में मिलाया है। आज के बाद उन दोनों की मानस और मयंक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अयान और अयाना जल्द ही फ्रेश होकर अपना ड्रेस चेंज करके मानस और मयंक के साथ हॉलीडे एंजॉय करने चले जाते हैं, बिना किसी चिंता, बिना किसी परवाह के। आज उन चारों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो आज के बाद आगे ऐसी ही उनके होठों पर मौजूद रहने वाली है। दी एंड।